हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट क्विक रिवीजन की तरफ रहता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो दोनों इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहते हैं और डायरेक्ट जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करती है और मेंस में भी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस साथ के साथ में हम फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से हम करंट अफेयर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस जो है वो डेली फैक्टर जो यूट्यूब चल रहा है उसके ऊपर मिल जाएगी। हमारे मैक्सिमम इनिशिएटिव जितने भी हम जो है वो रन कर रहे हैं इस टाइम पे वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। प्लस टेलीग्राम पर आप डेली एमसीक्यूज और जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलडोजर जस्टिस का जो ये कंसेप्ट है जो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है पिछले 2-3 साल से अगर हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने जो डिमोलिश किया था 6 हाउसेज को वो इनह्यूमन है और इलीगल है। यानी कि जो बुलडोजर जस्टिस का जो कंसेप्ट है इंस्टेंट जस्टिस के नाम पे जो है वो लोगों के घरों को जो तोड़ा जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदाउट नोटिस था इसलिए वो इलीगल है और ये फंडामेंटल राइट टू शेल्टर जो है वो इफेक्ट कर रहा है। यानी कि फंडामेंटल राइट जो हमारा रहता है राइट टू शेल्टर उसको इफेक्ट कर रहा है और ये मेंशन्ड है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन्ड है। और आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आपका आर्टिकल 21 आता है। की पॉइंट्स अगर हम बात करें तो डिमोलिशन जो है वो 2021 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि अथॉरिटीज़ को जो है वो पे करना पड़ेगा ₹10 लाख टू ईच हाउस होल्ड हाउस ऑनर, ठीक है, जो कि एज अ कंपनसेशन रहेगा। यानी कि कंपनसेशन अमाउंट कितना है यहाँ पर, करीब जो है वो 10 लाख के जो है वो यहाँ पर जो कंपनसेशन हर एक जो हाउस ऑनर है उसको देना पड़ेगा अथॉरिटी को। प्लस साथ में कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है अथॉरिटी को कि उन्होंने प्रॉपर जो है वो नोटिस नहीं दिया था, ठीक है, अफेक्टेड पार्टीज़ को। प्लस साथ में यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आपका ये बुलडोज़र जो कल्चर अभी चल रहा है हमें इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। राइट टू शेल्टर क्योंकि सबके लिए जो है वो एक फंडामेंटल एक बेसिक राइट है। प्लस साथ में जो ये आर्बिट्ररी जो डिमोलिशंस है इनको जो है वो एक वार्निंग दी है कि इस तरह की जो है वो कोई भी इंसिडेंट दोबारा से नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बुलडोज़र जस्टिस का कंसेप्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और चिले ने क्या किया अभी, जो फ्री मतलब एक तरह से ट्रेड पैक्ट की तरफ फोकस करने के लिए जो है वो दोनों ने जो है वो बातचीत करनी शुरू कर दी है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जो है वो दोनों कंट्रीज़ जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अनाउंसमेंट करी है और फोकस किया जा रहा है कि जो चिले है उसको एक्सेस दी जाए इंडिया की माइनिंग मार्केट में। इससे क्या होगा कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है पूरा साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले तो एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि लिथियम ट्राई जंक्शन, ठीक है, चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। मैक्सिमम लिथियम रिजर्व्स आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। उसके बाद साउथ अमेरिका फेमस है अमेजॉन रिवर के लिए और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो देखो जो आपको सबसे पहले याद रखनी है लैंडलॉक्ड नेशंस, तो एक बोलीविया और पेरुगुए ये दोनों लैंडलॉक्ड नेशंस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राज़ील जो कि सबसे बड़ी जो है वो कंट्री है साउथ अमेरिका में। उसके बाद अगर हम नॉर्थ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंच गोयना, सूरीनेम और गोयना ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स हो गया और ये 3 रीजन फेमस है। कोई भी अगर सैटेलाइट हमें लॉन्च करनी है जो हैवी वेट वाली सैटेलाइट है तो यहाँ से एक नेचुरल जो है वो कंडीशंस मिलती है। उसके बाद वेनेजुएला जहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल रहे थे, कोलंबिया, उसके बाद नीचे आता है इक्वेडर और पेरू, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे चिले और उसके बाद अर्जेंटीना और यहाँ पर एक छोटा सा जो नेशन है दैट इज़ उरुग्वे। और उरुग्वे जो है वो बॉर्डर शेयर करता है अटलांटिक ओशन में, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो यहाँ पर जो लैंडलॉक्ड नेशंस है उसमें बोलीविया और पेरुग्वे लैंडलॉक्ड नेशंस को लेकर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्लस साथ में आपको बताना है कि यहाँ पर इस जगह में कौन सी जो है वो एक मेन जो है वो माउंटेन रेंज है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
देन उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस पे हम बात करें तो इंडियन एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है वो एडिटोरियल है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो एडिटोरियल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक तरह से जो गवर्नमेंट है उनका ये इनिशिएटिव तो था, और 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसके बाद कहा जा रहा है कि इससे जो है वो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाएगी। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई है एजुकेशन में। पास्ट इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो पास्ट में अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियन एजुकेशन है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी। सबसे पहला तो करप्शन का चैलेंज आ रहा था, फंडिंग शॉर्टेज थी स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, अनरेगुलेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, तो ये भी एक चैलेंज था। प्रॉपर क्लासरूम्स, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं थे, डिजिटल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो भी उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो ये सब चैलेंजेस जो है पास्ट में देखे जा रहे थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया कि जितने भी ये चैलेंजेस हैं उन सभी को ये एड्रेस कर रहा है। इनका जो मेन एम है इम्प्रूव करना एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम को जो है वो भारत में जो है वो लेकर जाना। ठीक है, कोशिश करना है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंक्लूसिव वे में जो है वो हम वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट बनाए, प्लस साथ में इनक्वालिटीज़, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और जो इंडियन लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करना, इनक्वालिटीज़ को एड्रेस करना, जो स्ट्रक्चरल जो इनक्वालिटीज़ है उनको एड्रेस करना, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना और इंडियन लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर प्रमोट करने की बात जो है वो की गई है। इसमें अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें कि कुछ अचीवमेंट्स भी हाईलाइट होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनरोलमेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें तो उनसे जो है वो हायर एजुकेशन में, यानी कि जो आपके शेड्यूल कास्ट वाले स्टूडेंट्स हो गए या फिर अदर जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हो गए, उनकी जो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है। फिर हम यहाँ पर साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो फीमेल एनरोलमेंट है एजुकेशन लेवल, स्पेशली ऑल अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, इन सभी में जो है वो देखी गई है। रिसर्च वर्क में भी जो है वो वुमेन का जो रोल है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है अब। और प्लस साथ में स्टेम फील्ड, ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम्स, इन सभी में भी अगर आप देखोगे तो वुमेन का रोल, वुमेन स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। प्लस साथ में गवर्नमेंट का इंक्रीज जो एक्सपेंडिचर है पर चाइल्ड वो भी इंक्रीज़ हुआ है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है जिससे लर्निंग आउटकम्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इवन रिस्टोरेशन हमने जो रखा है कि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो इंडियन लैंग्वेजेस में रहेगी। ठीक है, तो इससे जो हमारा ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रमोट हो रहा है। प्लस भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंडर जो है वो हम इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, जो इंडियन एजुकेशन है, जो हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है उनको प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है। प्लस साथ में यहाँ पर एम्फोसाइज़ किया जा रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और जो फाउंडेशनल लर्निंग रहेगी उसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रिक्टली फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशन मैट्रिक्स की तरफ भी फोकस किया जा रहा है और सरकार फंडिंग भी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, सरकार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। प्लस जो हमारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है ना, जो जिसमें अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारी जो इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका रैंक भी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। प्लस साथ में एम्फोसाइज़ किया जा रहा है सोशल जस्टिस की तरफ। सोशल जस्टिस लाइक हम इक्वालिटी लेकर आएंगे। ठीक है, रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट रहता है टीचिंग में उसको रखा गया है ताकि सभी को जो है वो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। और जो हमारा फ्यूचर विज़न है, ठीक है, इस आर्टिकल में जो है वो हमारा फ्यूचर विज़न भी बताया गया है जिसमें हमने ये रखा है कि एजुकेशनल रेनेसांस जो है वो हम जो है वो भारत में लेकर जा रहे हैं, जिससे हम जो है वो फ्यूचर में ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक विकसित देश होने के साथ साथ जो है वो एजुकेशनल हब भी जो है वो बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की है वो ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वो एक फेज़ में चल रही है और इससे हमें जो है वो इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलने वाले हैं। तो इस एडिटोरियल में जो है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं। इससे पहले हम एक एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं जिसको सोनिया गांधी जी ने जो है वो लिखा था और उसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। तो देखो, एक दिन के एडिटोरियल में हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिले, एक दिन के एडिटोरियल में कुछ नेगेटिव पॉइंट मिले, तो हमें दोनों को सम अप करना है और हमें एक न्यूट्रल आंसर जो है वो लिखना है। तो इसलिए इस तरह से हमें जो है वो कंटेंट मिल जाता है एडिटोरियल एनालिसिस से। देन उसके बाद इंडिया और चाइना की बात करें अगर तो 50 साल दोनों को कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस पर ही जो है वो ये एडिटोरियल बेस्ड है और चाइना के एम्बेसडर है जिन्होंने ये लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो इंडिया और जो चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको 75 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों नेशंस जिस हमारे दोनों नेशंस हैं उनके बीच में बहुत चैलेंजेस भी है। ठीक है, फर्स्टली अगर हम बात करें 1950 में हमने जो है वो लुक फॉरवर्ड पॉलिसी के अंडर जो है वो एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद हमारा जो इनिशिएटिव रहता है, ठीक है, होम टाउन डिप्लोमेसी या फिर हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी की तरफ गए, या इन सभी को छोड़कर हम एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं यहाँ पे
1950 में हमने चाइना के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे चाइना के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि हमने चाइना को सपोर्ट भी किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट चाइना को मिली है उसमें हमारा भी सपोर्ट रहा चाइना को कि ठीक है भाई अपनी साइड से एक नेशन होना चाहिए, तो वो चाइना बन जाए तो हमें कोई इशू नहीं है। प्लस साथ में 1962 में फिर चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई देखी गई, जिसमें चाइना ने जो है वो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर उन्होंने जो है वो इन्फिल्ट्रेट किया, जम्मू के जो अक्साई चीन है उसको कंट्रोल कर लिया, और जो अरुणाचल प्रदेश है उससे तो वापस चले गए थे। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो हम जो बॉर्डर रीजन है, ठीक है, उसको भी अभी एनालाइज करेंगे, तो वहाँ से भी अभी हम देख रहे हैं कि दोनों आर्मीज जो है वो डिप्लोमेटिक वे में सोल्यूशन जो है वो ढूंढ रहे हैं। शाइचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें, एक तो शाइचिन हो गया जो चाइना के कंट्रोल में है, शाइचिन अगर हम बात करें तो वो वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है, और ऑपरेशन मेघदूत जो हमने 1984 में यहाँ पर किया था, जिसके बाद जो है हमारे कंट्रोल में है। तो जब 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पर जो है वो हमारे जो है वो 4 इंस्पिरेशनल फैक्टर रहते हैं। सबसे पहला तो है कि लीडर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, ठीक है, हमारे दोनों साइड पर अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्ट्रॉन्ग लीडर्स अभी हमारे पास है, तो चाइना में भी वैसा ही है। प्लस साथ में हमारे फ्रेंडली एक्सचेंज और कॉपरेशन की तरफ फोकस किया जा रहा है, ठीक है, डायलॉग्स, ठीक है, बायलैटरल मीटिंग्स, ये सभी जो है वो डिफरेंसेस जितने भी हैं उनको ब्रिज करेगा। प्लस साथ में हमने ये प्लान किया है, दोनों नेशंस जो है वो साथ में मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड लाइक वर्किंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का फ्यूचर क्या रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो वन ऑफ द लीडिंग इकॉनमी है इस टाइम पे, और भारत भी ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। भारत भी जो है वो ऐसा जो है वो आईएमएफ ने भी कहा है कि भारत 2028 तक जो है वो वर्ल्ड की 3 ट्रिलियन इकॉनमी, जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, यानी कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा। तो वहीं चाइना दूसरे नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर यूएसए आता है। तो यही इससे क्या क्लियर होता है कि डोमिनेशन जो है वो चाइना और इंडिया का जो है वो फ्यूचर में रहने वाला है। और फिर देखते देखते हम जो है वो बहुत जल्दी, यानी कि अब तकरीबन अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2070-50 तक, 50 के बाद हम कभी भी जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव जो है वो मोमेंटम देखने को मिल रहा है बायलैटरल इकोनॉमिक और ट्रेड कॉपरेशन में। पीपल टू पीपल एक्सचेंज अभी हमने अपनी फ्लाइट्स वगैरह को भी रिज्यूम कर दिया है, ठीक है। ऑनगोइंग डायलॉग से अगर हम बात करें तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग भी हो रही है, ताकि बाउंड्री जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका फ्यूचर रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर जो है वो हम अपना जो है वो फ्यूचर, यानी कि जितने भी बायलैटरल मीटिंग्स हैं उन सबको देखते हैं। प्लस साथ में हम ये चाहते हैं कि दोनों नेशंस को म्यूचुअली जो है वो बेनिफिट होना चाहिए थ्रू कॉपरेशन इन द वेरियस फील्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमें याद रखना है, यानी कि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कॉपरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि जो है वो हम सेफ गार्ड कर सके इंटरेस्ट को एशिया के, साउथ एशिया के और पूरे वर्ल्ड के, और पूरे वर्ल्ड में पीस प्रोस्पेरिटी जो है वो बना के रखे, ऐसा जो है वो दोनों नेशंस का जो है वो मानना है। बस साथ में आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को हमने बाइफरकेट किया था, ठीक है, 2019 में। तो जो आर्टिकल 370 का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। देन उसके बाद जो हमें ध्यान में रखना है कि एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है। दिस इज द एक्साइचिन रीजन जो कि चाइना के कंट्रोल में है, एंड दिस इज द शाइचिन ग्लेशियर जो हमारे पास है, हमारे कंट्रोल में है। हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर रखा है। दिस इज द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है लेकिन हमारा पार्ट है। और ये कारगिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, जोजिला कारगिल वाला रीजन, जहाँ पर 1999 में जो है वो कारगिल वॉर हुई थी। और ये कारगिल वॉर के टाइम पे जो हमारा ऑपरेशन था उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद एशिया लेवल पर चलते हैं और मैप को डिस्कस करते हैं चाइना के और इंडिया, प्लस साथ में कुछ और कंट्रीज़ के बारे में भी। तो देखो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो दिस इज़ द रशियन फेडरेशन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ईस्ट वाली साइड पे चलते हैं तो यहाँ हमें जापान जो है वो देखने को मिलेगा। जापान से ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सी ऑफ ओज़तक जो है वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद सी ऑफ जापान, इसको ईस्ट सी भी कहते हैं, साउथ थोड़ा साउथ में चलते हैं। फिर उसके बाद ईस्ट चाइना सी, और ईस्ट चाइना सी के ऊपर यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज़ द येलो सी, और यहाँ पर येलो रिवर जो है वो ड्रेन करती है। फिर उसके बाद अगर हम येलो सी नीचे आते हैं तो ये हो गया ईस्ट चाइना सी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया साउथ चाइना सी, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है और काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और चाइना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया के नीचे आता है मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे आता है आपका चाइना। और यहाँ पर आपको गोबी डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, सेंट्रल सेरेबियन पेनिसुला। तो इसलिए ये जो मैप है इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्लस इंडिया की अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर हिमालयाज़, हमारे हिमालयाज़ हो गए, जो कि ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू, और दिस इज़ द हिमालयाज़। एंड यहाँ वाली साइड आपको देखने को मिलेंगे गंगा प्लेन्स,
ठीक है। ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल, और ये आपकी सेंट्रल, सो ये आपकी जो है वो आसियान नेशंस ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो म्यांमार भी आजकल न्यूज़ में चल रहा है, थाईलैंड में भी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से अर्थक्वेक देखा गया 7.7 मैग्नीट्यूड का, तो उसके बाद म्यांमार न्यूज़ में आता है। और भारत ने म्यांमार को सपोर्ट करी है ऑपरेशन ब्रह्मा के अंडर, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो भारत ने प्रोवाइड करी ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा के अंडर, तो ये भी हमें याद रखना है। देन उसके बाद टैकलिंग डिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हम इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये एडिटोरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट अगर हम बात करें द हिंदू में मैंशनड है ये, और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो टैकलिंग डिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया, ये एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट, ठीक है, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ये दो इंपॉर्टेंट थ्रेट है जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है आज के टाइम पे फेस कर रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसमें अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास लार्जेस्ट जो है वो इंटरनेट यूज़र बेस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड हो रही है तो उससे जो है वो वल्नरेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है हमारी सोसाइटी में, और ऐसा हो भी रहा है इस टाइम पे। अगर हम बात करें तो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो इंफॉर्मेशन वॉर की फॉर्म में जो है वो चल रही है। तो इसलिए हम क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और उसको हम कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो इसमें अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो ग्लोबल रिस्क जो है वो यहाँ इससे रेज हो रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप शॉर्ट टर्म है ग्लोबल रिस्क की। इंडिया की वल्नरेबिलिटी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इससे जो आपका वोटर्स इन्फ्लुएंस हो गया या इकोनॉमिक डिसरप्शन, ये सभी जो है वो देखने को मिलते हैं। डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल मीडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, ठीक है। जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, फॉरेन इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अगेंस्ट कुछ मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी या एक्सपेक्ट जो है वो स्प्रेड कर दी, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। जैसे कि 2000 जो आपका 17 का ढोकलाम ट्रांजैक्शन है उस टाइम पे जो इशू हुआ था। टाइप्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल डिस इन्फॉर्मेशन भारत में अगर हम बात करें तो 46% आ रही है, जनरल इशूज़ पे अगर हम बात करें तो 33.6%, और रिलीजियस कंटेंट की अगर हम बात करें तो 16.8%। तो यानी कि पॉलिटिकल डिस इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपको 46% देखने को मिलेगी, और इससे फिर यूथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटी और इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो फिर ये कहा गया है कि हमें जो है वो पॉलिसी चेंजेस चाहिए ताकि हम डिस इन्फॉर्मेशन को एड्रेस कर सके। तो इसके रिगार्डेड जो रिकमेंडेड मेजर रहते हैं, तो सबसे पहले तो अपस्किल करना पड़ेगा हमें डेवलपर्स को, ठीक है। प्रॉपर साइबर्स जो आपके साइबर सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनको जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा, बहुत वर्क करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा, पब्लिक डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। प्लस साथ में जो डिजिटल लिटरेसी है उसको प्रमोट करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी की, सुपरवाइजरी बोर्ड्स यहाँ पर चाहिए, एआई काउंसिल हमें चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में, हमारी इकॉनमी में पेनिट्रेट होती जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग हमें जो है वो प्रॉपर एआई काउंसिल अभी चाहिए। हमें जो है वो एक मैंडेटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए विद रेगुलर रिस्क असेसमेंट, प्लस साथ में ट्रांसपेरेंट जो है वो हमें जो है वो कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज़ चाहिए। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑनलाइन एंड फंडिंग सोर्सेज एंड टारगेटेड ऑडियंसेस, ठीक है। प्लस साथ में हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है हम उसको एड्रेस कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का जो एक कंसेप्ट हम इसको रोक सके, प्लस जितना भी जो है वो ये जो फेक न्यूज़ जो स्प्रेड हो रही है इसको भी हम एड्रेस कर चुके हैं। प्लस साथ में हमें स्ट्रॉन्गर कानून चाहिए, और उन कानून जो हम लॉ बना रहे हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हमें जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए। प्लस क्रॉस बॉर्डर जो कोalition है और जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है वो भी हमें चाहिए। देखो नेशन में अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंट जो हमारी स्टेट्स हो गई या फिर अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स हो गई, तो उन सभी का कोलेब्रेशन यहाँ पर चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हम कोलेब्रेशन पर चलते हैं कि जो भी ये इश्यूज़ है रिगार्डिंग द फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, इसको एड्रेस करने के लिए हमें जो है वो वर्ल्ड लेवल पर कोलैबोरेशन चाहिए, तभी हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस और इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है ये जो है वो की वे फॉरवर्ड रहेंगे। देन उसके बाद वाई इंडिया नीडेड क्लीन टू इट्स एयर, ठीक है। इंडिया को क्यों ज़रूरत है कि वो अपनी जो है वो एयर को क्लीन करे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। तो इंडिया में जो एयर पोल्यूशन है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है। तो परसिस्टेंट और सर्व प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही है, जो कि पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट, इन तीनों को इफेक्ट कर रहा है। पब्लिक हेल्थ यानी कि डिजीज स्प्रेड हो रही है, एजुकेशन जिस तरह से
पुअर एयर क्वालिटी की वजह से दिल्ली में स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, ऑनलाइन स्कूल्स या जो है वो वर्क फ्रॉम होम की जो एक्टिविटीज़ है वो रन होती है। तो इससे जो है वो एजुकेशन और एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल इशू जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर चाहिए ताकि जो रियलिटीज़ है हम उनको एड्रेस कर सकें। तो इसमें फिर इन्वॉल्वमेंट रहेगी म्यूनसिपल ऑफिसर्स की, प्लानर्स की, इंजीनियर्स की और कम्युनिटी लीडर्स की। लोकल गवर्नमेंट को ये चाहिए, लोकल गवर्नमेंट नीड टू एक्सेस हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, ओपन सोर्स डाटा ऑन द एमिशन जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के जितने जहाँ से भी जो एमिशन जनरेट हो रहे हैं उन सभी के रिगार्डिंग प्रॉपर डाटा चाहिए। प्लस साथ में हमें कोशिश करनी पड़ेगी, इंडिया शुड अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन हाई टेक अर्बन सेंट्रिक सोल्यूशंस, ठीक है, विदाउट एड्रेसिंग द बेसिक सोर्सेज ऑफ द पोल्यूशन। जो बेसिक जो आपके पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको एड्रेस किए बिना जो है वो हम एक हाई अर्बन सेंट्रिक सोल्यूशन पर नहीं चल सकते। तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, फेज्ड डाटा ड्राइवन अप्रोच हमें चाहिए, यानी कि हमारे पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए। लाइक अगर हम बात करें कि हमें जो है वो बिल्ड करना है कोलेशन, बिल्ड करना है लोकल एमिशन प्रोफाइल्स, प्लस साथ में लिंक करना है फंडिंग टू टारगेटेड एक्शन और ट्रैक करना है इमिशन रिडक्शन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेज हमारी होनी चाहिए। हमें ग्लोबल एग्जांपल्स लाइक चाइना, ब्राज़ील, लंदन, ठीक है, इनसे जो है वो गाइडेंस लेनी चाहिए, इनके जो मॉडल है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो है वो हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सके। प्लस हमारा जो इनिशिएटिव है, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके लिए जो है वो हमें बेटर फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वर्क करना चाहिए। प्लस फेम सेकंड जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, या हम जो हमने कहा है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस रहते हैं, लाइक जैसे कि स्टबल बर्निंग हो गया, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्टबल बर्निंग की जगह हमें उसको ऑर्गेनिक जो है वो सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए। फार्मर्स को टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम जो है वो स्टबल बर्निंग के रिलेटेड जो इश्यूज़ रह रहे हैं उनको भी एड्रेस कर सके और फार्मर्स के वेलफेयर को भी प्रमोट करें। तो ऑलमोस्ट देखो, हमें एक एंगल पर काम करके यहाँ पर बात नहीं बनेगी, हमें मल्टी एंगल, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए ताकि हम एयर पोल्यूशन को एड्रेस कर सके और अपनी जो हमारी जो एयर है उसको क्लीन रखें। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिक काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये और काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है। आर्टिक काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया है 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन से। इसमें 8 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, डेनमार्क, कनाडा, डेनमार्क, और डेनमार्क की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड वाला रीजन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस की अगर हम बात करें तो अलास्का वाला रीजन। एक तो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि डेनमार्क से खरीदने की बात कर रहा है यूएस ग्रीनलैंड को, कि हमें ग्रीनलैंड को चाहिए, ठीक है। प्लस साथ में ये जो आर्टिक काउंसिल है ये प्रॉपर पूरा जो है वो ध्यान रखती है रिगार्डिंग द जो भी आर्टिक काउंसिल में डिसीजन, आर्टिक जो रीजन है वहाँ पे जो ये कंट्रीज़ हैं इनके बीच में कोई भी डिसीजन लेने हैं तो राइट ओवर द रिसोर्सेज और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, इन सभी का अगर हम बात करें जो कंट्रीज़ है इनका जो है वो शेयर होता है आर्टिक रीजन में, और आर्टिक काउंसिल इसको पूरा प्रॉपर ध्यान रख रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑलमोस्ट, ठीक है, एक तो ये जो है वो आपके 8 यहाँ पर जो है वो परमानेंट जो है वो मेंबर्स हो गए इसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्जर्वर स्टेटस के अंडर कुछ नेशंस भी देखने को मिलेंगे लाइक इंडिया, ठीक है। यहाँ पर 13 कंट्रीज है जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, इंडिया, चाइना, जापान, यूके और फ्रांस। अब न्यूज़ में क्यों है ये, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आर्टिक काउंसिल से ना आपको ट्रेड रूट देखने को मिलेंगे और शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट देखने को मिलेगा बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम सभी चाहते हैं कि हमें इस ट्रेड रूट से जो है वो एक्सेस मिले। इवन चाइना जो है वो नियर स्टेट कहता है कि नियर आर्टिक स्टेट है तो उसको भी जो है वो यहाँ से परमिशन चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है कारतूस थर्ड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इन्होंने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो कैप्चर कर रही है स्पेस से, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये ISRO की, किसकी 7.7 जो मैग्नीट्यूड का अर्थ क्यूब जो म्यांमार में देखा गया है, तो उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को जो है वो अभी अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, तो उनको कैप्चर किया है कारतूस थर्ड ने। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये थर्ड जनरेशन जो है वो एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि ISRO ने डेवलप की है, ठीक है। और इसने रिप्लेस किया था इंडियन रिमोट सेंसिंग जो हमारी सैटेलाइट सीरीज है उसको, एंड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको हमने लॉन्च किया था PSLV C57 से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C47, तो ये याद रखना है। इसमें अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की कि जो कारतूस थर्ड है एप्लीकेशंस एग्जाम में बन सकती है, तो पहला तो आपको याद रखना है कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस प्लानिंग, इनको प्रमोट करने के लिए जो है वो सरकार की और हमारी जो आर्मी है उसकी मदद करता है। प्लस सेकंड अगर हम बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग के लिए भी जो है वो हेल्प करता है, और ठीक है, रिमोट सेंसिंग जिस तरह से हाई रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन मैपिंग और जियोस्पेटल एप्लीकेशन, इन सभी के लिए हेल्प करता है। डिटेक्टिंग नेचुरल और मैन मेड चेंजेस इन जोग्राफिकल फीचर्स, तो उसके लिए भी जो है वही हेल्प करता है। उसमें कार्टोसेट में अगर हम बात करें अदर जो आपकी सैटेलाइट सीरीज़ आती है, कार्टोसेट 1 2 3, ठीक है, RI सेट सीरीज़ यहाँ पर आती है जो कि रेडार बेस्ड इमेजिंग जो है वो फॉर क्लाउड पेनिट्रेटिंग सर्वेलेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं। ओशन सेट सीरीज़ यहाँ पर है, इनसैट हो गया, और मेगा ट्रॉपिक्यूज, ये एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ और क्लाइमेट रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनाग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025, कहाँ पर इनाग्रेट किया है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन एनवायरनमेंट, इसको ऑर्गेनाइज बाय द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको ऑर्गेनाइज करेगा। और कब NGT एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 2010 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक नेचुरल जस्टिस के जो फिनोमेनन है उसके ऊपर वर्क करता है। और NGT का जो डिसीजन है वो एक तरह से जो फाइनल रहता है, लेकिन वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देन उसके बाद SpaceX ने लॉन्च किया है हिस्टोरिक फेम 2 मिशन, ठीक है, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगी ओवर पोलर रीजन, ठीक है। तो स्पेस फेम FRAM 2 किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद रिसेंट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 14th एडिशन एक्सरसाइज इंदिरा का इंडिया और एशिया के बीच में चेन्नई में हुआ। 23rd एडिशन ऑफ द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2025 इंडिया और फ्रांस के बीच में अरेबियन सी में। INS रणवीर ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज बोंगो सागर में, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। 12th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज खंजर, ये जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान, ये कहाँ पर हुआ है? किर्गिस्तान में जो है वो हुआ है ये, ठीक है। उसका नेक्स्ट है 7th एडिशन ऑफ द सिक्योरिटी बेल्ट 2025 रशिया, चाइना और ईरान के बीच में हुई थी, और ये कहाँ पर हो रखी है? नियर इंडियन ओशन। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार जो है वो होस्ट करेगा मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2025, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कब होस्ट करेगा? अगस्त में इस साल। देन उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एम्पावर 35 लाख रूरल वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, यूनिसेफ। उसका नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो इनाग्रेटेड? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है इसको जो है वो इनाग्रेट किया गया। उसके बाद थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रहेगा विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हरियाणा। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।